हाँ हेलो। हाँ हेलो। हम लोग एच का सबसे पहले, जैसे मैं पहले के पिछले के वीडियो में बताया था कि एच पार्ट 1 पार्ट 2 क्लास 11th और 12th का सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव 1 और 2 तीनों ही डिस्कस करेंगे, और थ्योरेटिकल पार्ट भी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले एच का थर्मो हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्मो में 5 चैप्टर है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा, कैलोरी मेट्री। सबसे पहले हम लोग कैलोरी मेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें का ऑब्जेक्टिव 1 पहले हम लोग करेंगे। तो द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, Q इक्वल्स टू क्या होता है, MS डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा मतलब वही टेम्परेचर। तो MS डेल्टा, दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और हम लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि 1 ग्राम, कोई भी सब्सटेंस 1 ग्राम हो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो हीट देना पड़े। तो ये किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। और सिंगल है, क्यों? हीट गिवन, हीट पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है। टेम्परेचर इस पे भी नहीं कर रहा है, वो तो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना होता है। और मास इस पे भी नहीं कर रहा है, 1 ग्राम ही होता है। डिपेंड मटेरियल पे कर रहा है, मटेरियल के प्रॉपर्टीज पे कर रहा है। इसलिए इसका क्या हो गया, फोर्थ। सेकंड क्या कह रहा है, वाटर इक्विवेलेंट। तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड इन। तो वाटर इक्विवेलेंट मीन्स, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि जैसे ये कोई वेसल्स है और यहाँ वाटर रखा हो, दिस इज वाटर और दिस इज एनी वेसल्स। तो वाटर इक्विवेलेंट का, अगर इस वेसल्स को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए कुछ हीट दिया गया, तो कितना वाटर लिया जाए कि उतना ही हीट, जितना इसका 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए उतना ही हीट, कितना वाटर लिया जाए कि उसका भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ही इंक्रीज हो। तो वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, कितना मास लिया जाए। तो इसका यूनिट केजी हो गया। मास इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि कोई भी वेसल्स हुआ या कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना हुआ, तो कितना जल लिया जाए कि उसका भी टेम्परेचर उतने ही हीट से 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो इसलिए मास ही, ऑलमोस्ट मास ही है। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या है, केजी यूनिट हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड, व्हेन ए हॉट liquid is mixed with a cold liquid, the temperature of mixture। hot liquid cold liquid से अगर मिलाते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट डिक्रीज। ये भी गलत चीज़ है कि एक बर्तन में हॉट था, एक में कोल्ड था, तो मिलाएंगे तो इसका तो इंक्रीज होगा, इसका डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज इंक्रीज कहना बेकार है, क्योंकि एक का डिक्रीज हो रहा है, एक का इंक्रीज हो रहा है, तो अनडिफाइंड है सम टाइम के लिए। उसके बाद क्या होगा, नियरली कांस्टेंट हो जाएगा मिलाने के कुछ देर के बाद, इसलिए डी आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो डी है। वैसे हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी मतलब ई का यूनिट जूल भी होता है और कैलोरी भी होता है। तो कैलोरी और जूल ये सेम हो गया, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड इन द सेम यूनिट। इसमें कह रहा है कि कौन से फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो सेम यूनिट में जिनको दिखाया जा सकता है। तो यही हीट और वर्क, क्योंकि ये दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। हीट और टेम्परेचर गलत है, टेम्परेचर और मोल गलत है, स्पेसिफिक हीट और वर्क, क्योंकि हीट और वर्क एक ही चीज़ है। जैसे एक जूल का रूल पढ़ते भी हम लोग, जूल रूल क्या कहता है कि हीट इक्विवेलेंट है वर्क डन के। तो फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ते हैं, W बराबर JH। हीट मतलब वर्क और हीट क्या है, इक्विवेलेंट है, ये डायमेंशन लेस होता है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर मिक्सड इन ए कैलोरीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कंजर्व। दो बॉडी है डिफरेंट टेम्परेचर पे, उनको मिक्स किया जा रहा है कैलोरीमीटर में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्व, कौन सा कंजर्व रहेगा। तो टोटल इंटरनल एनर्जी, हीट का एक्चुअल मतलब क्या होता है, इंटरनल एनर्जी से ज़्यादा किसी बॉडी का टेम्परेचर है तो ज़्यादा इंटरनल एनर्जी है। तो अगर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं तो कांस्टेंट क्या रहा, मिलाएं अगर उनको, तो टोटल हीट ऑफ टू बॉडीज आर सम ऑफ द टेम्परेचर, ये तो गलत हो गया। इंटरनल एनर्जी ऑफ ईच बॉडी का इंटरनल सेम तो होगा नहीं, डिफरेंट पे है तो किसी का कम होगा टेम्परेचर, किसी का ज़्यादा होगा। जिसका कम होगा टेम्परेचर वो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा वाला कम हो जाएगा। टोटल इंटरनल एनर्जी कंजर्व रहेगा, ठीक है। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखते हैं 7th नंबर। द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है, डायमेंशनलेस। अभी बताया हूँ क्या, W = JH, जूल्स का लॉ है। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट, दिस इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट। तो W का और हीट का डायमेंशन क्या होता है, J = फॉर्मूला से क्या आ जाएगा, W/H। तो J का डायमेंशन निकालना है तो W का डायमेंशन अपॉन H का डायमेंशन, W और H का डायमेंशन सेम होता है, इसलिए J डायमेंशनलेस, D आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव 2 करेंगे। अगर कोई भी डाउट ऑब्जेक्टिव 1 में आए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव 2 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन। हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है। अब उस वाले क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट था, यहाँ हीट कैपेसिटी है, दोनों में डिफरेंस समझना। कैपेसिटी, स्पेसिफिक कैपेसिटी S होता है और हीट कैपेसिटी MS होता है। दिस इज हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी में डिफरेंस यही है कि स्पेसिफिक हीट 1 ग्राम के लिए डिफाइंड होता है, ये m ग्राम के लिए, m मतलब जो भी वैल्यू हो, 2 kg हो तो 2 kg के लिए डिफाइन होगा। इसका मतलब मटेरियल पे तो डिपेंड करेगा हीट कैपेसिटी, क्योंकि S है, जैसे इसमें हम लोग वो आंसर लगाए थे। लेकिन m इसमें मास में आ जा रहा है, इसलिए C मास पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर C और D हो गया। मैं एक चीज़ बता दूं, ऑब्जेक्टिव 2 में मल्टीपल होता है, मल्टीपल मतलब एक या एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकता है, तो इसलिए। सेकेंड, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टू मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज, ये कह रहा है। तो पहला चीज़ ये है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, Q = हम लोग क्या पढ़े हैं, MS डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा इक्वल्स टू क्या, मतलब S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M अपॉन, मतलब Q अपॉन, ये गलत हो गया, Q बराबर MS डेल्टा थीटा। तो S निकालना था तो Q अपॉन M और डेल्टा थीटा, ये हो गया। और मोलर हीट कैपेसिटी हम लोग जानते हैं, Q बराबर क्या होता है, N C डेल्टा थीटा। दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन N डेल्टा थीटा। अब रेशियो पूछ रहा है इतना अपॉन इतना, तो ये यही पूछ रहा है S अपॉन C, ये पूछ रहा है, तो डिवाइड दे दो S और C में। तो मैं डिवाइड दे रहा हूँ, तो उससे आ जा रहा है N अपॉन M। मोल्स अपॉन टोटल मास, तो इसे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, S अपॉन C अभी डिवाइड दिए तो क्या आ गया, N अपॉन कैपिटल M। और हम लोग एक चीज़ पढ़े हुए हैं, वो क्या पढ़े हुए हैं कि N मतलब मोल्स इक्वल्स टू होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास स्मॉल m। तो यहाँ ये m इधर आ गया, इसी से मैं लिख रहा हूँ N अपॉन कैपिटल M इक्वल्स टू 1 अपॉन स्मॉल m। इसका मतलब N अपॉन कैपिटल M जो है किस पे डिपेंड करेगा, ये स्मॉल m मतलब मॉलिक्यूलर मास पे। इसका मतलब ये जो रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बॉडी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन, इफ हीट इज सप्लाइड टू ए सॉलिड इट्स टेम्परेचर, हीट सप्लाई कर रहे हैं तो इट्स टेम्परेचर मस्ट इन, जरूरी नहीं है, हो सकता है सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा हो, तो
जब सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में तो लेटेंट हीट भी देना पड़ता है, उस समय टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। तो मे रिमेन कांस्टेंट ये भी सही हो सकता है, अब मे इंक्रीज ये भी सही, लेकिन डिक्रीज हो ये पॉसिबल नहीं है। तो मे रिमेन कांस्टेंट या मे इंक्रीज, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड जब लेटेंट हीट वाला कंडीशन होता है तो उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये मेन चीज़ है। फोर्थ, द टेम्परेचर ऑफ ए सॉलिड ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व टू कांस्टेंट ड्यूरिंग ए पीरियड। इन दिस पीरियड टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी कांस्टेंट हुआ, तो अभी हम लोग देखें कांस्टेंट हुआ तो भी हीट सप्लाई हो सकता है, तो हीट मे हैव बीन सप्लाई टू द बॉडी, सही है। हीट मे बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉडी, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉडी, ये भी वैसे सही हो सकता है, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों। अगला ऑप्शन क्या है, नो हीट इज सप्लाइड, नो हीट इज सप्लाइड और नो हीट इज एक्सट्रैक्टेड, ये गलत बात है, क्योंकि हीट सप्लाई तो हो ही सकता है। अभी मैं ये तो चीज़ हम लोग जानते हैं कि किसी सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हीट नहीं दे रहा है, हो सकता है हीट दे रहे हो, लेटेंट हीट में चेंज हो जा रहा हो, लेटेंट हीट के चलते उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो यहाँ कह रहा है अगर सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड में जा रहा है और उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हीट नहीं दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हो सकता है लेटेंट हीट में वो चेंज हो रहा हो। और नो हीट इज एक्सट्रैक्टेड, हो सकता है हीट निकल रहा हो और कहीं से मिल भी रहा हो, ठीक है, कहीं से मिल रहा हो और फिर निकल भी रहा हो, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। नो हीट इज एक्सट्रैक्टेड क्यों नहीं, निकल सकता है, उससे ज़्यादा मिल जाए, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए। सप्लाई भी हो सकता है, एक्सट्रैक्ट भी हो सकता है, एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें सप्लाई भी तो कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी कह रहा है कि सप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए फोर्थ का ए और बी। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व टू राइज इन ए period. In this period, heat is certainly supplied to it, heat is certainly not supplied to it. तो कह रहा है ऑब्जेक्ट का एक टेम्परेचर है, ऑब्जर्व किया गया, राइज हो रहा है, तो राइज हो रहा है तो हीट इज सर्टेनली सप्लाइड टू इट, हीट इज सर्टेनली नॉट सप्लाइड टू इट, हीट मे बी सप्लाइड टू इट और वर्क मे हैव बीन डन, तो सी और डी हो जाएगा। रीज़न क्या है, हीट इज सर्टेनली सप्लाइड, गलत बात है। कभी कभी फ्रिक्शन के चलते भी एक ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन के चलते भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो वहाँ तो हीट तो सप्लाई नहीं हो रहा है, तो वर्क के चलते हो जाता है, और हीट सप्लाई से भी हो सकता है, इसलिए सी। पक्का हीट होगा सर्टेनली वो नहीं कह सकते हैं, अब पक्का हीट नहीं होगा ये भी नहीं कह सकते, इसलिए सी और डी होगा। और सिक्स्थ क्वेश्चन है, शायद इसका लास्ट क्वेश्चन है HCV का, हीट एंड वर्क आर इक्विवेलेंट, दिस मीन्स, हाँ ये चीज़ सही है, हीट और वर्क इक्विवेलेंट होते हैं। व्हेन वी सप्लाई हीट टू ए बॉडी वी डू वर्क ऑन इट, ये गलत बात है। व्हेन वी डू वर्क ऑन ए बॉडी वी सप्लाई हीट टू इट, द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी कैन बी इंक्रीज बाय डूइंग वर्क ऑन इट, ये सही हो सकता है, वर्क करके किसी का टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। ए बॉडी केप्ट एट रेस्ट मे बी सेट इनटू मोशन अलोंग ए सप्लाई, ये डी तो ऐसे गलत है। द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी कैन इंक्रीज बाय डूइंग वर्क, सी सही है। व्हेन वी डू वर्क ऑन ए बॉडी वी सप्लाई हीट, ये भी गलत है, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो। क्या हमेशा वर्क करते हैं तो सप्लाई हीट होता है, नहीं, फ्रिक्शन हो तभी होगा। व्हेन वी सप्लाई हीट टू ए बॉडी भी, ये भी गलत है, तो एक इसका लास्ट सी आंसर होगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, बस इतना ही क्वेश्चन है और ये रहा आंसर की इसका, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर वीडियो लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी। बाकी आगे के वीडियो में हम लोग थर्मो से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 सारे ऑब्जेक्टिव 1 और एक्सरसाइज पूरा ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक करके। अभी हम लोग का थर्मो चल रहा है, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।